सीधी बात कर रहा हूं, जो 99% लोग मिस करते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। लोग कम खरीदेंगे तो इन्फ्लेशन अपने आप नीचे आ जाएगा। तो ऐसे में अब प्राइस नहीं बढ़ेगा, तेल महंगा होते जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है और पूरी की पूरी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो चुकी है। लेकिन कस्टमर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 30% एक्स्ट्रा दे पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर डुडेजा। मैं हूं NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट, एक XIS ऑफिसर। और अभी मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जिसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आज ईरान ने एक रास्ता बंद कर दिया और पेट्रोल $100 प्रति बैरल के पार चला गया। कल को RBI ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए और स्टॉक मार्केट 800 पॉइंट नीचे गिर गया। परसों एक नंबर आया CPI 6.2% और गोल्ड एक ही दिन में 5% ऊपर चला गया। दोस्तों, ये सब अलग अलग खबरें नहीं है, इनको अलग खबरों की तरह ट्रीट करना बंद करिए। ये एक ही चीज का अलग अलग चेहरा है। आज इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिए, आप एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे और वो है इन्फ्लेशन। हर चीज इससे जुड़ी हुई है। किस तरीके से? लेट मी एक्सप्लेन। मैं अपने UPSC के छात्रों को पढ़ा रहा था कि इन्फ्लेशन क्या है, तो सबका अलग अलग जवाब आता है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो मार्केट गिरेगी या बढ़ेगी, गोल्ड खरीदें या नहीं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या नहीं, IT स्टॉक्स सेफ हैं या नहीं, रुपया गिरेगा या नहीं। बहुत सारे सवाल होते हैं, सबका एक ही जवाब है। सीधी बात कर रहा हूं, जो 99% लोग मिस करते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। इन्फ्लेशन एक टाइप का होता ही नहीं है, 3 अलग अलग टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं और तीनों में मार्केट अलग अलग तरीकों से रिएक्ट करता है। तीनों में कुछ एसेट्स ऊपर भी जाते हैं और कुछ एसेट्स नीचे भी आते हैं। जो लोग इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ महंगाई समझते हैं और वो ये समझते हैं कि अब मार्केट आएगा नीचे, उनके लिए पिक्चर जो है ना वो बहुत ही अधूरी सी है और इस तरीके के डिसीजन से पूरा पैसा डूबता है। पहले एक चीज क्लियर करते हैं, ये फोन है 1 लाख रुपए का है, लेकिन कल को इन्फ्लेशन होगा तो ये 1,10,000 रुपए का हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10% महंगा। लेकिन ये महंगा हुआ ही क्यों? ज्यादातर लोग कहते हैं डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई। पूरा सच ये है कि इन्फ्लेशन के लिए 2 चीजें एक साथ चाहिए। पहला, डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप, और दूसरी है लिक्विडिटी, यानी लोगों के पास पैसा होना चाहिए उस चीज को खरीदने के लिए। सोचो, एक ऑक्शन हो रहा है और यही फोन है जो उस ऑक्शन में रखा गया है और यही एकमात्र फोन है और सभी लोग इसको खरीदना चाह रहे हैं। उस चक्कर में क्या होगा कि इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, यानी डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी। अब सिक्के के दूसरे पहलू पे आइए। लेकिन अगर 100 लोग खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन उन 100 लोगों के पास में से ज्यादातर लोगों के पास पैसे हैं ही नहीं, तो बिड करेगा कौन? तो ऐसे में अब प्राइस नहीं बढ़ेगा। यह है लिक्विडिटी का असर। तो इन्फ्लेशन की जब भी बात हो, सिंपल सी बात, डिमांड सप्लाई के गैप के साथ साथ लिक्विडिटी का भी जिक्र होना बहुत जरूरी है। और बिना इस वीडियो को एक भी सेकंड के लिए मिस किए समझिएगा कि इसको जज किया कैसे जाता है। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और कल एक बहुत ही शानदार वीडियो हमने बनाई थी, वो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल का ऑडियो पॉडकास्ट है। अगर आपको वो अच्छा लगे तो उस तरीके का हम और भी ऑडियो पॉडकास्ट बनाएंगे जिसमें हमने बहुत ही डिटेल में डीप डाइव किया। जितने लोगों ने देखा है, 100% लोगों ने लाइक किया है उसे, 100% लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए हैं कि पूछिए मत। अब किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। जैसे हमारे यहाँ RBI है, वो डिमांड और सप्लाई में हाथ नहीं डाल सकता, यानी कि वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा, ना ही हम लोग को कंपेल करेगा कि आप लोग खरीदो। उसके पास एक ही टूल है और वो है इंटरेस्ट रेट्स। अगर इन्फ्लेशन ऊपर गया तो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दो, लिक्विडिटी सक करो मार्केट से, लोग कम खरीदेंगे तो इन्फ्लेशन अपने आप नीचे आ जाएगा। ये मैकेनिज्म मोस्टली सब लोग समझते हैं। इसके आगे की बात करते हैं। इन्फ्लेशन होते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, 3 तरह के होते हैं। पहला होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये एकदम क्लासिकल फॉर्मेट है इन्फ्लेशन का। लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, इकोनॉमी बूम पे है, लोग खर्चा करना चाहते हैं और ऐसे में सप्लाई जो है वो कम पड़ रही है और लोगों की डिमांड ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो ये एक हेल्दी इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, काइंड ऑफ हेल्दी फीवर, जिसमें बॉडी फाइट करती है खुद को स्वस्थ रखने के लिए। इस सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट्स RBI बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी फंडामेंटली स्ट्रांग ही रहती है। अब इस तरह की अगर सिचुएशन है, जैसे देश की GDP बढ़ती चली जा रही है, RBI फिर भी थोड़ा थोड़ा रेट बढ़ा रहा है, लेकिन कंजम्पशन कम नहीं हो रहा है, तो ऐसे में FMCG सेक्टर एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होता है। लोग कंज्यूम करना कम नहीं कर रहे हैं, सोप, शैम्पू, बिस्किट, ये सब कुछ बिकता रहेगा। दूसरा है फार्मा और IT। ये कंपनीज जनरली कैश रिच होती हैं और IT को ना एक्सपोर्ट से मिलता है डॉलर, तो रुपया गिरने से क्या होता है, इस तरह के सेक्टर को जो एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट होते हैं उन्हें प्रॉफिट होने लग जाता है। यहाँ पे रियल एस्टेट थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि EMIs बढ़ती हैं, लेकिन डिमांड फंडामेंटली है क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रांग है। यहाँ पे जो लग्जरी डेवलपर्स होते हैं या जो
जो हाई एंड डेवलपर्स होते हैं, बड़े बड़े घर बनाने वाले डेवलपर्स, वो जनरली यहाँ पे अपने स्टॉक में इजाफा देखते हैं क्योंकि ऐसे लोगों की डिमांड बढ़ती जाती है। चौथा बात करते हैं गोल्ड का। देखिए ऐसे टाइम पे ना डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, पूरी ग्लोबली देखा जाए तो गोल्ड थोड़ा दब जाता है, लेकिन इंडिया में क्या होता है ना, रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से आपका जो गोल्ड है ना उसकी वैल्यू फिर भी बढ़ जाती है। तो जब कभी भी इस तरह के सिग्नल्स आपको दिखे जो अभी हमने डिस्कस किए, तो आपको इन सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए, इन सेक्टर्स का मूवमेंट आपको ट्रैक करना चाहिए। अब दूसरे तरह की इन्फ्लेशन की बात करते हैं, उसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेंजरस वाला है और ये अभी हो रहा है। कॉस्ट पुश में इकोनॉमी की तरफ से डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बहुत ज्यादा नहीं निकल पा रहा है, रॉ मटेरियल महंगे हो गए हैं, तेल महंगा होते जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है और पूरी की पूरी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो चुकी है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अभी किसी ने भी ज्यादा पेट्रोल नहीं मांगा, लेकिन बिना मांगे ही पेट्रोल के प्राइसेस अब बढ़ने को दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, ना कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इससे कंपनीज की प्रोडक्शन कॉस्ट नेचुरली बढ़ जाएगी। तो आप बोलेंगे सागर भाई इससे होगा क्या? तो यार इससे होगा ये कि कंपनीज की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी अब वो बढ़ जाएगी, लेकिन कंज्यूमर के पास तो ज्यादा पैसा आया नहीं, तो वो इसकी एक्स्ट्रा प्राइस दे कैसे पाएगा? तो अब कंपनीज ना मार्जिन स्क्वीज में काम कर रही होंगी। एक फैक्ट्री सोचिए, स्टील, सीमेंट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं और सब वो ना ऑयल पे डिपेंडेंट है इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब अगर ऑयल हो गया है 30% महंगा, तो प्रोडक्शन की कॉस्ट हो गई 30% महंगी, लेकिन कस्टमर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 30% एक्स्ट्रा दे पाए। तो ऐसे में कंपनीज का मार्जिन स्क्वीज हो जाता है, कंपनी का प्रॉफिट खत्म होने लगता है। इस सिचुएशन में इक्विटी मार्केट्स नेचुरली नीचे आते हैं, लेकिन जो कारण है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन से अलग है। अब यहाँ पे किस तरह के स्टॉक्स होते हैं जो मूवमेंट देते हैं? वो कमोडिटी स्टॉक्स होते हैं। इस समय ऑयल कंपनीज, एनर्जी कंपनीज, मेटल कंपनीज, इस तरीके के जो कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं, इनका ऊपर जाने का ट्रेंड विजिबल होता है, क्योंकि ना इन्हें इनडायरेक्टली फायदा होने लग जाता है क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ रही होती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप जरा ट्रैक कीजिए कोल इंडिया लिमिटेड, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट कोल इंडिया चेक तो करिए। आप देखोगे कोल इंडिया का जो अभी स्टॉक है वो लगातार थोड़ा थोड़ा ऊपर ही जा रहा है। ये है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का रिजल्ट। अब आप सोच रहे होंगे क्या गोल्ड में इन्वेस्ट कर लें क्या? 160 के नीचे आ चुका है गोल्ड। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में अनसर्टिनिटी होती है। आप पूरे इतिहास को चेक कर सकते हैं, किसी भी एआई की मदद से पूछिए, चैट जीपीटी से इस बात को पूछिए कि जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है तो गोल्ड लेना चाहिए या नहीं। आप खुद से रिजल्ट देखिए। इसमें जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत खतरनाक होता है, लोग सेफ हेवन ढूंढते हैं और गोल्ड एक स्टेबल ऑप्शन होता है एज कंपेयर टू अदर एसेट्स। अब आप दूसरे तरह के इन्फ्लेशन को भी बहुत अच्छे समझ गए, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश में फर्क भी समझ गए। तीसरा है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ये सबसे ना सटल वाला इन्फ्लेशन है दोस्त, और इंडिया में ना कोई भी फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर्स जितने भी हैं वो इसको डिस्कस ही नहीं करते। बिल्ट इन इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो रेगुलरली चीज़ों का दाम बढ़ते रहता है, उसमें जैसे वर्कर्स होते हैं वो कहते हैं कि हमारे ना वेजेस बढ़ाओ क्योंकि हमारे लिए चीज़ें महंगी हो रही हैं, जो बेसिक एमिनिटीज़ है वो महंगी हो रही है, जैसे रेंट महंगा हो रहा है, खाद्य पदार्थ महंगे हो रहे हैं। कंपनीज हर साल 5-6% सैलरीज बढ़ाती चली जाती हैं, तो उनका कॉस्ट बढ़ता है। फिर क्या होता है कि उनके प्रोडक्ट का भी कॉस्ट 5-6% बढ़ता है, उस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए जो अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं। और फिर प्राइसेस बढ़ने से फिर कहते हैं वर्कर्स जो लोअर लेवल के होते हैं कि हमारे वेजेस बढ़ाओ। तो ये एक लूप सेटअप हो जाता है पूरी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, सर्विसेज वाले सेक्टर्स में। इस सिचुएशन में अब क्या होता है, किस तरह के स्टॉक्स मोमेंटम देते हैं? पहला है सर्विस स्टॉक्स, जैसे आईटी, कंसल्टिंग, हॉस्पिटैलिटी, इस तरह के स्टॉक्स देखिए, इन पे प्रेशर आता है। मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स अगर वेजेस बढ़ाने पड़ते हैं तो इन्हें भी प्रोडक्शन में प्रेशर महसूस होता है। और इस सिचुएशन में आप देखिएगा जब जब इतिहास में ऐसा हुआ है, गोल्ड इस टाइम पीरियड पे स्टेबल हो जाता है। ये गोल्ड खरीदने वाला टाइम पीरियड नहीं होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन वाला। अब तीनों तरह के इन्फ्लेशन में ये एक बात सर्टिनिटी है कि रुपया गिरता है एज कंपेयर टू डॉलर, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बन जाती है। अब करंट सिचुएशन पे लगा हुआ है दूसरे तरह का इन्फ्लेशन, वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये हमको यहाँ पे यार दोस्त प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, यहाँ ये एक मैकेनिज्म बता रहे हैं कि ये मैकेनिज्म होता ही होता है। अब आपको क्या लगता है कि इसके बाद जो मार्केट है ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? मार्केट मोमेंटम तो दे रहा है, कभी ऊपर का कभी नीचे का, कभी 1% ऊपर भी है तो कभी 1 से 2% नीचे भी है।
ओवरऑल तो नीचे है फिलहाल। तो आपको क्या लगता है कि अगली वीडियो किस पे बनाएं? बाय द डिप पे आप चाहते हैं वीडियो बनाएं? क्योंकि अब बहुत सारे स्टॉक्स एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। अगर वैल्यूएशन को अच्छे से जानना है तो ये ना नीचे वीडियो है, इसके आप सीधा सीधा मार्कर पे जाइए 11 घंटे 23 मिनट पे। 11 घंटे 23 मिनट पे आप जाएंगे, 16.5 घंटे की वीडियो है, वहां पे आप वैल्यूएशन निकालना सीख रहे होंगे। आप उससे फेयर वैल्यू ऑफ एनी कंपनी निकाल सकते हो और आप ये जान सकते हो कि आज की डेट में वो खरीदने लायक है या फिर नहीं। आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलूंगा फिर से अगली वीडियो में। जरूर से बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ नीचे कमेंट में बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस बारे में चाहते हैं। मेरा नाम है सागर टोडेजा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल सिविल बींग्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।